गुलजार अली और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल पर। हमने एंट्री टेस्ट के हवाले से सिलेबस शुरू किया हुआ है। तो आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बॉन्डिंग और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के हिसाब से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पहला इसमें है कि केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? याद रखें कि केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो दो पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखती है। वो फोर्स जो दो पार्टिकल्स को, दो एटम्स को आपस में मिला के रखे, वो फोर्स कहलाती है केमिकल बॉन्ड। सिंपल डेफिनेशन, एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट holds atoms together। वो फोर्स जो एटम्स को आपस में मिला के रखे, वो फोर्स कहलाती है केमिकल बॉन्ड। अब सवाल ये है कि भाई केमिकल बॉन्ड आखिर बनता क्यों है? याद रखें केमिकल बॉन्ड बनता है टू बी स्टेबल। कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि वो स्टेबल हो। और कोई भी चीज स्टेबल होगी कब होगी? जब उसकी एनर्जी लो होगी, लोअर्स द एनर्जी, ठीक है। और स्टेबल होगा तो स्टेबल किसकी वजह से, किस तरह होना चाहेगा वो? भाई कौन स्टेबल है? जैसे हम फॉलो करते हैं कि भाई फलां स्टेबल है तो फलां जैसे बनना चाहते हैं। तो एलिमेंट्स भी किसको फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं टू बी लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या है? मेंबर्स ऑफ 8th ए ग्रुप को क्या बोला जाता है? नोबल गैस। आखिर नोबल गैस में ऐसी क्या बात है? तो नोबल गैस का जो लास्ट शेल है, वो लास्ट शेल है कंप्लीट। लास्ट शेल इज दो दफा आ गया कंप्लीट। लास्ट शेल कंप्लीट है। लास्ट शेल कंप्लीट से मुराद क्या? 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लीट, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड या इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। यहीं से कहानी बनती है कि बॉन्ड कितने किस्म के हैं, ठीक है। तो अभी हम समझ में आ रही बात? देखें एंट्री टेस्ट का वक्त करीब है, आप अपनी तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें और याद रखें जितना चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना आपका फायदा होगा। बार बार रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट पढ़ें। कॉन्सेप्ट में लेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लें। मैंने फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। शुरू में इंडिविजुअली कर रहा था, फिर आपने बोला कि सर इसको वन शॉट बना, तो मैंने टुकड़े टुकड़े करके जो रिकॉर्डेड थे उनको बनाया। तो आप उसको बार बार पढ़ें तो आपकी सिलेक्शन यकीनी होगी, अगर आपके हक में बेहतर होगा। अब यहीं से हम जाते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वही चीजें बताऊं ताकि जो आपको एग्जाम में एंट्री टेस्ट में बेनिफिट दें। और ये सारे बच्चे सिलेबस देख सकते हैं, चाहे उसका पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक है, ठीक है। इवन बाहर वाले भी देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक केमिस्ट्री कॉमन है। ये हो सकता है कि उसकी लेवल का फर्क हो सकता है, कहीं थोड़ा बताते हैं कहीं ज़्यादा बताते हैं, लेकिन बेसिक सेम। अब केमिकल बॉन्डिंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। वैसे अगर देखें हम तो इसकी 2 टाइप्स हम बता सकते हैं कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हम पढ़ चुके हैं लिक्विड वाले चैप्टर में। ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है जिसमें आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्डिंग की 3 टाइप है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, सही।
अब इसको वन बाय वन समझते हैं हम। आयनिक बॉन्ड को दूसरा बोला जाता है भाई, पहले तो ये बताया था कॉसल ने, विलियम कॉसल ने। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का हो जाए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल ट्रांसफर हो जाए। मुकम्मल ट्रांसफर से मुराद मेरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, तो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो बनेगा प्लस, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बनेगा माइनस। इसका मतलब क्या है कि ये अट्रैक्शन है किसके बीच में? बिटवीन आइंस, और आइंस में क्या आएगा? केटाइन एंड एनाइन, केटाइन और एनाइन के बीच। अब यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो याद रखें, एक वो होगा जिसको लॉस करने का शौक हो, दूसरा वो होगा जिसको गेन करने का शौक हो। So means this bond is formed between metals, और मेटल्स की क्या खूबी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो याद रखें, इसके लिए दो एनर्जीज का होना जरूरी है, दो उसकी दो पैरामीटर्स होने चाहिए। एक एनर्जी है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए, एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। और दूसरा क्या है? नॉन मेटल्स की क्या खूबी है मेरे भाई? नॉन मेटल्स क्या होगा? हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब सोडियम को हम उठाएं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भाई? 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका लास्ट शेप कौन सा है? 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। वन ऑक्टेट पूरा नहीं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इसको कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा? ये कहेगा भाई मैं इसको लॉस कर रहा हूं। तो ये सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बन जाएगा Na+, और Na+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। अब इसका लास्ट शेल है 2, और 2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 में देखो इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो गया, ठीक। अब क्लोरीन का लास्ट शेल कौन सा है? 3 में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है 7, उन्हें कितने चाहिए? 8। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ये क्लोरीन लेगा, तो क्लोरीन बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसका लास्ट शेल 3 देखो, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। तो इसने लॉस करके ऑक्टेट पूरा किया, इसने गेन करके ऑक्टेट पूरा किया। अब ये जो Na+ है Cl- है, ये मिलके NaCl बनाएंगे। याद रखें, ये भी गैसियस स्टेट में होगा, ये भी गैसियस में, ये सॉलिड में। ये मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोकेमिस्ट्री में, लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन में। तो ये सॉलिड बन गया। तो ये है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल्स नॉन मेटल्स होने चाहिए, और उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है डेल्टा EN वो ग्रेटर होना चाहिए 1.7 से। मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1.7 से ग्रेटर। अब ये हो गया आयनिक बॉन्ड।
अगर यहां पर ऐसी बातें नहीं बनती तो हमारे पास एक दूसरा बॉन्ड है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को लेविस नामी साइंसदान ने बताया था। कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है शेयरिंग ऑन इक्वल बेसिस। मिसाल के तौर पर हमें कोई बुक खरीदना है, बुक 1000 रुपए का है, हम 2 स्टूडेंट हैं, तो एक भी 500 दे, दूसरा भी 500 दे, ये हो जाएगी म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन एक 400 दे, दूसरा 600 दे, ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, बराबर के बेस पे शेयरिंग। जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 में क्या है भाई? देखो H2 में हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या है? 1s1। तो अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये लॉस गेन तो नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे? दे गो फॉर शेयरिंग। ये किसकी तरफ जाएंगे? शेयरिंग की तरफ। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसके लिए एक सीधी लाइन लगाएंगे या इसको H2 करके लिखूंगा। अब देखो इसका भी डुप्लीकेट पूरा, इसका भी डुप्लीकेट पूरा। अब इसकी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसकी टाइप्स है 3 टाइप्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इसको एक सीधी लाइन से लाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? ईच एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। हर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्डिंग के लिए? एक। जैसे यहां पर इसने भी एक किया, इसने भी एक किया। अब यहां पे मैं दूसरी मिसाल कर देता हूं भाई, फॉर्मेशन ऑफ Cl2। अब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? ये है। हम लास्ट शेयर दिखाएंगे यहां पे सिर्फ। तो क्लोरीन के लास्ट शेयर में 7 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बोले भाई दे दे दे, नहीं देगा, क्यों? क्योंकि दोनों की बराबर की ताकत है, बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, दोनों से बेनिफिट लेते हैं। तो अब अगर कोई इससे पूछे भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, तो गिन लो। 2 4 दे 8, इससे 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसके लिए एक सीधी लाइन, या इसको ये हो गया Cl2। तो ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखें इसको, नोट करें। हाँ जी, तो हम इसमें देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड वो ताकत है जो एटम्स को आपस में मिला के रखती है, जोड़ के रखती है, उस ताकत को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ताकि एटम चाहते हैं वो स्टेबल हो। स्टेबल जो कोई भी सिस्टम होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। और केमिकल बॉन्ड जब बनेगा तो एटम नोबल गैस की तरह हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाएगी। नोबल गैस क्या है? पीरियोडिक टेबल का 8th A ग्रुप है, ठीक है। अब इसके लिए या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसी बेस पर बॉन्डिंग की टाइप्स बनती हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो और गेन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मींस दोनों बराबर के इलेक्ट्रॉन रखेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। फिर कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप आ जाती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? हर कोई एटम एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड के बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को 2 सीधी लाइनों से जाहिर किया जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड वेयर each atom shares 2 electron for bonding।
हर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए शेयर करेगा? 2, तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ O2। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4। देखो इसके लास्ट शेल में कितने हैं? लास्ट शेल है 2 में कितने हैं? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब और इसे डॉट एंड क्रॉस मॉडल बोलते हैं। ठीक है, लेविस का डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब देखो ये बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे 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 दे, नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रख देगा इधर, भाई तू भी दे मैं भी लूं, दोनों इलेक्ट्रॉन से बेनिफिट है। ठीक है, अब गिन लो 2 4 6 और 8, इसके भी 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लाइन या इसको O2 से लाया, ये हो गया डबल बॉन्ड। उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या कहता है? ट्रिपल बॉन्ड कहता है कि भाई जब हर कोई एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन दे, 3 इलेक्ट्रॉन दे बॉन्डिंग के लिए, तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां क्या लिख सकते हैं कि हम ईच एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। जब हर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें हम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। अभी कॉन्फ़िगरेशन आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्या होगा भाई? 1s2 2s2 2p3। लास्ट शेल इसका कौन सा है? 2, तो 2 में इलेक्ट्रॉन गिनो 2 और 3 5, तो ये 1 ये 2 ये 3। ऐसा दूसरा नाइट्रोजन होगा, उसी का भी यही हाल होगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं होगी। तो ये भी रखेगा भाई, आप फायदा ले, हाँ भाई फायदा ले। तो अब देखो इससे गिनो 2 और 6 8, 2 और 6 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, 3 पेयर है, 3 लाइन, या इसको एंड। अब ये हो गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या था भाई? कंप्लीट ट्रांसफर। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग। नाउ द टाइप नंबर 3, डेटिव बॉन्ड। ठीक, डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम है को आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और क्या है इसमें? ये बॉन्ड बनता है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। माना यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो प्रोवाइड करता है कोई एक, इसलिए हम बोलते हैं, और उससे बेनिफिट दोनों लेते हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक एटम वन मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड हैविंग एट लीस्ट वन लॉन पेयर। लॉन पेयर किसे कहते हैं? वो पेयर जो एक एटम के कंट्रोल में हो, और यही पेयर होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो इसे नॉन बॉन्डिंग पेयर भी बोलते हैं। तो एक एटम के पास क्या होना चाहिए? एक लॉन पेयर होना चाहिए जो उसके पास अवेलेबल हो, और दूसरा के पास क्या होना चाहिए? मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा डोनर। ये वाला कौन होगा? ये वाला होगा एक्सेप्टर। तो इसको जाहिर किया जाता है एरो लगा के। कहां से कहां? एरो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है, एरो लगता है कहां से कहां तक? एक्सेप्टर। डोनर टू एक्सेप्टर यूं करके, ये डी ये ए, डोनर टू एक्सेप्टर एरो लगा के जाहिर किया जाता है। अब इसको लेविस एसिड, लेविस बेस भी बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमें कैसे पता चले
कि भाई फिफ्थ ग्रुप वाले की 3 वैलेंसी, अगर उसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो उसके पास एक लॉन्ग पेयर होगा। 6 ग्रुप वाले के अगर 2 सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं तो उसके पास एक लॉन्ग पेयर होगा, ठीक है। 7 वाला का एक बॉन्ड बना हुआ है तो उसके पास 3 लॉन्ग पेयर होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम कंसीडर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH4 अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन कैसे बनता है? अमोनिया और H से। अब अमोनिया में ये हो गए हाइड्रोजन 3। अब आप देखो कि भाई नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा, और इसके पास एक पेयर अवेलेबल भी है। इसके पास कोई आया भूरा भटका हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन अपना दे के आया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये बोलेगा भाई आ। अब एरो लगेगा डोनर से एक्सेप्टर। दिस इज डिस्चार्ज। दिस इज हाउ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये बॉन्ड की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। हाँ जी। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ऐसा बॉन्ड जो मुख्तलिफ एटम्स के बीच में बने उसे क्या बोला जाता है? पोलर बॉन्ड। अब मान लो HCl। अब HCl में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की तरफ भी जा सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, क्लोरीन की है 3.0। अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां से थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, खिसक जाएगा किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो नतीजा क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, उस थोड़े से नेगेटिव को बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन से दूर जाएगा तो हाइड्रोजन पे क्या बोलेंगे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ऐसा बॉन्ड जिसमें पोल्स आ जाएं, पार्शियल पॉजिटिव आ जाए, पार्शियल नेगेटिव आ जाए, उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या डेवलप हो जाए? पोल, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब याद रखें जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी पोलैरिटी हो ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उतनी पोलैरिटी कम होगी। तो ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर विल बी द पोलैरिटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब डिफरेंट एटम्स के बीच में जैसे मिसाल के तौर पर HF, H2O, NH3, ये सारी की सारी किसकी मिसालें हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। माना यहां पे पोल्स नहीं बनेंगे। अभी एक बॉन्ड कब कहां बनता है? फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स। अब सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, मान लो H। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रहेगा? इट विल रिमेन एग्जैक्टली एट द मिडल। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कोई पोल नहीं बनेगा, कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं बनेगा। तो इस वजह से ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी कि भाई सिमिलर एटम्स, डिफरेंट एटम्स, यहां पे सिमिलर एटम।
हर दफा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है डिफरेंट एटम्स हो लेकिन पोल इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, या शेप लीनियर आ जाए, लीनियर शेप हो, या मैं बोलूं लीनियर की जगह सिमेट्रिकल शेप हो, तो उसका भी वो बॉन्ड, वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, वो एज अ मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के बीच में बने या वहां बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम हो, तो वो नॉन पोलर है। जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो तो वो कहलाएंगे पोलर बॉन्ड। ठीक है, इसको नोट करें। हाँ जी, हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कब बनता है, जब हर कोई एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की मिसाल में ऑक्सीजन आएगा। ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं? वो बॉन्ड जिसमें हर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे, 3, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम उसे। फिर है डेटिव बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड कब बनता है? जब वन साइडेड शेयरिंग हो। यहाँ पर जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम प्रोवाइड करता है, उसे डोनर बोला जाता है, जो लेता है उसे एक्सेप्टर बोला जाता है, और एरो लगाया जाता है डोनर टू एक्सेप्टर। और जब बॉन्ड बन जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड में कोई फर्क नहीं समझा जाता। फिर पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी आती है, और इसी को बोला जाता है आयोनिक नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। मींस बॉन्ड कोवेलेंट है लेकिन उसकी नेचर कौन सी है? आयोनिक। इसमें पोलर भी देखेंगे, नॉन पोलर भी देखेंगे। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को जाहिर किया जाता है म्यू से। डायपोल मोमेंट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन बनाएं तो ये बन सकती है, इट इज मोमेंट ऑफ डायपोल। डायपोल की मोमेंट को क्या बोला जाएगा? डायपोल मोमेंट। अब डायपोल क्या है? याद रखें, यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई पोलर मॉलिक्यूल इज अ डायपोल। एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? डायपोल है। पोलर मॉलिक्यूल इज अ डायपोल। अब मान लो ये फील्ड है, ये प्लस, ये माइनस, यहां मैंने रखा ए बी कोई कंपाउंड। अब ए पे प्लस चार्ज है, बी पे, ए पे पार्शियल पॉजिटिव, बी पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये यहां पड़ा हुआ है तो ये प्लस और ये प्लस आपस में क्या करेंगे? रिपेल। ये माइनस में आपस में क्या करेंगे? ये यूं पड़ा हुआ तो ये यहां से यूं घूम के क्या हो गया? अगर ये फील्ड नहीं होती तो क्या ये घूमता? नहीं। फील्ड होती लेकिन यहां चार्ज नहीं होता तो क्या ये घूमता? नहीं। तो लाइट गई। हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको एब्रिविएट किया जाता है वीबीटी से। ठीक। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये शुरू में हेटलर और लंदन नामी साइंसदान ने 1927 में प्रपोज की थी, और उसके बाद इसको मॉडिफाई किया था पॉलिंग और स्लेटर नामी साइंसदान ने 1931। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। इससे पहले हमारे पास लेवल थ्योरी थी जिसने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, लेकिन उस दौरान ऑर्बिटल्स का क्या स्टेटस होगा, कैसे होगा, ये कुछ पता नहीं। तो इसका पहले जवाब दिया था वीबीटी ने। तो वीबीटी के कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। और जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कौन सी होगी? अपोजिट। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट, मींस एक की क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे की क्लॉकवाइज। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था जैसे H2Cl2। मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसमें 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, वो भी क्या होंगे? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जब 2 होंगे तो वो तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक होंगे, एक चाहिए तो बॉन्ड बनाएगा। As a result of overlapping of electrons with opposite spin paired। अब जो opposite spin होगी वो उनकी क्या होगी?
पेयर अप हो जाएगी, ठीक है, और देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी एंड बिकम स्टेबल हो जाएंगे। याद रखें किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी कम ओवरलैपिंग उतना बॉन्ड वीक। तो इस हिसाब से ओवरलैपिंग के दो टाइप्स हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड भी कितने किस्म के हैं, दो बॉन्ड। तो पहला है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये रिप्रेजेंटेशन है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन या एंड ऑन या एक्सियल ओवरलैप, ठीक है, हेड ऑन। अगर कोई ऑर्बिटल यूं मिले, यूं ऐसे, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। यूं मिले, यूं ऐसे, तो दिस इज पाई, ठीक है। तो याद रखें एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, हर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा है। एवरी फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, हर पहला बॉन्ड भी कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, एस भी बनाएगा, पी भी बनाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं सवाल लिखूं कि विच कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, कौन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड, एस पी बोथ नन ऑफ दीस। तो एस सिर्फ एस सिग्मा बॉन्ड बनाता है ओनली। लेकिन यही सवाल होता है कि भाई कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों टिक करो। अब जैसे मैं मिसाल कंसीडर कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s। अब S हमें पता है कि S की शेप कौन सी है, स्फेरिकल, तो ये एक हाइड्रोजन का है स्फेरिकल, ऐसे ये दूसरे का है स्फेरिकल। तो अब ये क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, ठीक। ओवरलैप का मतलब ये कॉमन रीजन शेयर करेंगे। अब ये वाला जो शेडेड एरिया ये ओवरलैप हो गया, आपस में मिक्स हो गए, तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और अब यहीं पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन H2। H2 में कौन सी ओवरलैपिंग है, SS, SP, PP, तो कौन सी ओवरलैपिंग है भाई, कौन है। अब इसका मैं आपको ट्रिक बता दूं भाई, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जहां पर एंड हो उसी का वही ओवरलैपिंग करेगा। जैसे हाइड्रोजन में कहां ओवरलैपिंग, कहां पर एंड हो रहा है, S पर, तो S ओवरलैपिंग, तो ये कौन सी होगी, SS, ठीक। दूसरी हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि भाई SP ओवरलैपिंग। अब SP ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक का S दूसरे का P, एक का S दूसरे का P। जैसे मिसाल के तौर पर HF की एग्जांपल में आगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1s1, फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5, कहां पर एंड हो रही है, 5 पर, P पर। तो ये अब S या S स्फेरिकल, P डबल, तो ये ओवरलैप करेंगे ऐसे। तो दिस बॉन्ड इज अगेन सिग्मा बॉन्ड। अब यहीं पे मैं सवाल लिखूं कि व्हाट काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज observed in HF, SS, SP, PP, D और अब देखो मैंने ट्रिक बताई थी, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जहां एंड होगी वही ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा। सेम यहीं पे मैं
पीपी ओवरलैपिंग कंसीडर कर लो। अब पीपी ओवरलैपिंग में आप किसको कंसीडर कर लो? फ्लोरीन का F के साथ, ठीक है, फ्लोरीन का, जैसे मैं F2 कंसीडर कर रहा हूं। अब P पे एंड होगा तो ये P भी डंबल, ये भी डंबल, ये डंबल मिलेंगे तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। समझ में आई बात? अब यहीं पे एक सवाल आता है कि विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग, SS, SP, PP या R इक्वल टू, याद रखें SS से स्ट्रॉन्ग है SP, सबसे स्ट्रॉन्ग है PP। क्यों है? क्योंकि P की नेचर है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होने की वजह से ये आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। और याद रखें यहाँ जो पेनिट्रेशन होती है इट इज लेस देन 50%, 50% से ये कम है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगी तो ये फिर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये भी आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिपल्शन, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी है? PP। अब ये तो था सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को यूं जाया करते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू lateral और sideways overlapping, ठीक है, lateral और sideways overlapping। याद रखें ये बॉन्ड बनता है formed after the formation of sigma bond, सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है। और याद रखें दिस इज वीक एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्यों? ड्यू टू लेसर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की एक्सटेंट क्या होती है? कम होती है। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है, डायरेक्ट पाई बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, डायरेक्ट पाई बॉन्ड नहीं बनता। अब आप इसको देखें तो इसको मैं मिटाऊंगा और फिर एग्जांपल्स दूंगा। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, हमने कहा भाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है? वो ऑर्बिटल में होते हैं, तो ऑर्बिटल की क्या इन्वॉल्वमेंट है, यही थ्योरी हमें बताती है। इसी का हमें आंसर देती है जो थ्योरी, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और उनके ओवरलैप के दो तरीके हैं, या वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे या वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। याद रखें हर पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा है, उसके बाद जो दूसरा तीसरा बॉन्ड बनेगा दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तब बनेगा जब सिग्मा बन चुका हो, सिग्मा से पहले पाई नहीं बनेगा, लेकिन सिग्मा बनेगा उसके लिए पाई हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको देखें। हाँ जी, तो पाई बॉन्ड तब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। अब मिसाल लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ O2। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 8 1s2 2s2 2p4। अगर हम इसके ऑर्बिटल बनाएं तो ये क्या होगा? 2px 2py 2pz। एक 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 ये चार। अब ये दो अनपेयर्ड है तो यही बॉन्ड बनाएंगे। अब मैं इसी को बना रहा हूँ, एक्स को नहीं बना रहा, तो ये एक ऑक्सीजन आ गया आपका, ठीक, ऐसा ये दूसरा ऑक्सीजन। अब ये जब ओवरलैप करेंगे तो ये यूं एक दूसरे के ऐसे करीब आ जाएंगे, तो ये तो भाई बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो है ये आपस में ओवरलैप करेंगे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब बच्चे ये समझते हैं कि दो पाई बॉन्ड हो गए, नहीं, एक ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि पी के दो लोब हैं, तो वो प्लेन के ऊपर भी है प्लेन के नीचे भी। मान लो ये यूं ऐसे ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब ये यूं है ऐसे,
तो ये अबव द प्लेन ओवरलैपिंग होगी, बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होगी, ये बन के पाई बॉन्ड। इसीलिए ये मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड बनता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से उसके लिए तोड़ना उसको मुश्किल, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। पाई बॉन्ड की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, इस वजह से उसको तोड़ना आसान है। अब अगर आप गौर करो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां है सिग्मा बॉन्ड वाले, लेकिन पाई बॉन्ड वाले ये बीच में नहीं, ये है प्लेन आपका। तो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन हैं प्लेन पर, लेकिन जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लेन के ऊपर भी हैं, प्लेन के नीचे भी हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग द एक्सिस। एक्सिस कौन सा एक्सिस? बॉन्ड एक्सिस। जबकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां है? वो एक्सिस पे नहीं, इज अबव एंड बिलो द प्लेन। प्लेन के ऊपर भी, प्लेन के नीचे भी। इसीलिए याद रखें कि अगर कोई एक एटम एक बॉन्ड बना रहा है तो वो सिग्मा है, लेकिन एक से ज्यादा बना रहा है तो पाई आ रहा है। मिसाल के तौर पर यहां पे मैंने बनाया ए सिंगल बॉन्ड है, तो याद रखें ये सिग्मा बॉन्ड है। ए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। ए ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, दो पाई बॉन्ड हो गए। अब इसमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे H C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं? देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा। अब ये कितने हो गए? दो पाई। तो कितने हो गए? दो सिग्मा दो पाई। अब ये सवाल काफी दफा आया हुआ है N2 वाला, ठीक है, यहां लिख देता हूं। The electrons in the type of bonds in N2, एक सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, डी नन ऑफ दीज। अब N2 की स्ट्रक्चर क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो याद रखें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा हो जाएगा, दो पाई हो जाएंगे, तो टोटल एक सिग्मा दो पाई। तो दिस इज हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ये हो गया पाई बॉन्ड। अब इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर की डिटर्मिनेशन। अब याद रखें इलेक्ट्रॉन पेयर की डिटर्मिनेशन हमें हाइब्रिडाइजेशन में भी काम आएगी, लोन पेयर में भी काम आएगी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में भी काम आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका फार्मूला है इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले। उसके बाद प्लस आने से इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है कम, माइनस आने से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है। तो अगर कोई माइनस चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई प्लस चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करने तो हमें क्या देखना पड़ेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उतना प्लस करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उतना माइनस करेंगे। अब आप यहाँ कुछ एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लें। जो ग्रुप है कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। नाइट्रोजन, फास्फोरस के कितने हैं? 6। ऑक्सीजन, सल्फर के कितने हैं? नहीं, इसके हैं 5, 6। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके कितने माने जाएंगे? 7। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हमें फाइंड करने हैं पहले
CH4 पहला मॉलिक्यूल बिल्कुल बेसिक मैंने लिया फार्मूला इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ। देखो क्या कोई चार्ज है इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं, तो माना ये वाले दोनों पोर्शन नहीं आएंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सेंट्रल एटम का कैसे पता चले? जिसकी तादाद कम हो वो सेंट्रल एटम है। तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। प्लस मोनोवैलेंट एटम है, हाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8/2 4। तो मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 4। मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 4। दूसरा देखो NH3 में हमें इलेक्ट्रॉन पेयर मालूम करने हैं। फार्मूला इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 5 और 3 हो जाएंगे 8। 8/2 4। तो यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने होंगे? 4। तीसरा H2O इलेक्ट्रॉन पेयर निकालें हम। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? हाफ। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में? 6। मोनोवैलेंट कितने? 2। तो 6 और 4 हो गए 6 और 2 हो गए 8/2 4। तो इनमें कितने आ गए? 4। देखते जाए, चार्ज वाला भी करेंगे। चौथा SO2। अब इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर हाफ, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर के पास कितने हैं? 6। अब कोई मोनोवैलेंट एटम है? नहीं, ये वाले नहीं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं। कोई चार्ज है? नहीं। तो बस यहीं पे फार्मूला पूरा 6/2 गिव यू 3। NO3 माइनस चार्ज भी ले लो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने? 5। मोनोवैलेंट है कोई? देखो नहीं। चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा वो प्लस करेंगे। कितना नेगेटिव है? 1 + 1 कर दो। ये कितने हो गए? 6/2 3 आ जाएगा। NH4 प्लस में इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला, ठीक है। मोनोवैलेंट है सब कुछ। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल में? 5। मोनोवैलेंट 4। देखो चार्ज है, चार्ज कौन सा? प्लस है। मैंने बताया था प्लस से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस करो, -1। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 9 4। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन पेयर याद रखें, इसी इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें शेप का भी पता चलेगा, इसी इलेक्ट्रॉन पेयर से लॉन पेयर का भी पता चलेगा, इसी इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन का भी पता चलेगा। PCl5 हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास कितने? 5। मोनोवैलेंट 5। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10/2 5। ठीक है। सेम केस SF6 सल्फर के पास 6। मोनोवैलेंट में कितने? 6। 12/2 6। ठीक है। CH3 प्लस हाफ। कार्बन के पास कितने हैं? 4। मोनोवैलेंट कितने? 3। प्लस चार्ज है तो माइनस करोगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 7 6। 6/2 तो क्या आ जाएगा? 3। अब ये मिल गया इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें अगर लॉन पेयर मालूम करने हो तो याद रखें, लॉन पेयर का फार्मूला बनेगा लॉन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स। किसी में भी लॉन पेयर मालूम करने के लिए क्या है फार्मूला? इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स। लॉन पेयर से टर्मिनल एटम क्या करने पड़ेंगे? माइनस। मिसाल के तौर पर CH4 में देखते हैं लॉन पेयर, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे ना? इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कितने हैं? 4 माइनस टर्मिनल एटम। सेंट्रल को छोड़ के बाकी टर्मिनल, सेंट्रल है कार्बन, टर्मिनल कितने? हाइड्रोजन 4। तो मीथेन में लॉन पेयर कितना होगा? 3।
NH3 में देखते हैं, लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 4 माइनस टर्मिनल एटम कितने 3 तो 1 माना अमोनिया में एक लोन पेयर है H2O H2O में लोन पेयर मालूम करेंगे लोन पेयर बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर का जवाब क्या आ जाएगा 4 माइनस टर्मिनल एटम कितने 2 तो लोन पेयर कितने आ गए 2 NH4 प्लस में चेक करें NH4 प्लस का इलेक्ट्रॉन पेयर कितने 4 टर्मिनल एटम में कितने 4 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो देखें ये हमने इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने से हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता चलेगी ठीक है हाँ जी तो हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे कि भाई अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड है लेकिन अगर लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो वो पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है क्यों क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है याद रखें जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ना आसान होगा जो बॉन्ड वीक होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा जो वीक होगा उसको तोड़ना आसान होगा ठीक है और दूसरी बात कि भाई सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है लेकिन पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं तो इस वजह से पाई बॉन्ड जहां पर आता है तो वहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से अल्कीन्स में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डेवलप होता है ठीक है पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट्स द फ्री रोटेशन उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर का फार्मूला हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर का फार्मूला क्या होगा और फिर उससे लॉन पेयर कैसे निकलेंगे तो इसको देखते हैं हाँ जी तो इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करने के बाद अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है याद रखें ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की ट्रिक याद रखें अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 2 आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है sp अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 3 आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 5 भी आ सकते हैं 6 भी आ सकते हैं लेकिन हमारा इससे काम हो जाएगा अब अगर sp है तो ये है लीनियर है बॉन्ड एंगल कितना है 180 sp2 है तो ट्राइगोनल बॉन्ड एंगल 120 sp3 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री अब अगर लॉन पेयर आ जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं 4 में से लॉन पेयर है 1 तो वो फिर आ जाएगा ट्राइगोनल नहीं ट्राइगोनल तो हो गया वो होगा पैरामीटर ठीक है और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 107 यही इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 4 हैं लॉन पेयर 2 हैं तो वो हो जाएगा एंगुलर या बैंड जिसे बोलें बॉन्ड एंगल कितना होगा 104.5 डिग्री देखिए लॉन पेयर आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है तो अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन पहले थोड़ा टॉपिक समझते हैं हम फिर इसको समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडिया है ये दिया था पॉलिंग ने लाइनस पॉलिंग ये वही है जिसने बीबीडी को मॉडिफाई किया हाइब्रिडाइजेशन क्या है द इंटरमिक्सिंग लाइट है हाइब्रिडाइजेशन क्या है द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of different shape, size, energy to produce new set of orbitals having the same shape, size, energy is called as hybridization. The orbitals formed are known as hybrid orbitals. ठीक है
और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, दो मिक्स होंगे तो हाइब्रिड भी दो बनेंगे, एक मिक्स तीन मिक्स होंगे तो हाइब्रिड भी तीन बनेंगे। अब टाइप है पहली टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर शेप होती है ज्योमेट्री। अब ये कब बनेगा? जब 1s is mixed with 1p to form। अब देखिए कितने मिक्स हुए, दो, तो बनेंगे भी कितने? दो, टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसे बोला जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s हो और एक p हो, तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा ये sp हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, ये देखो s इसके अंदर पेनिट्रेट हो गया और ये इसके ये छोटे से ऐसे लोग बन जाएंगे जिसको हम डायरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी लीनियर शेप होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर हम s का हिस्सा देखें तो s कितना है? 1। टोटल कितने? 2। तो s का हिस्सा कितना बना? 1/2। अगर परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो s की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 50। p देखें कितना है? 1। टोटल कितने? 2। तो p का हिस्सा भी हुआ 1/2। परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई करें, ये भी क्या बन जाएगा? 50%। अब दूसरी है sp2। एग्जांपल सारों को इकट्ठे करते हैं। ठीक है, और यहां से सवाल आते हैं मेरे भाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि ट्राइगोनल शेप बनती है इसकी। ठीक है, अब ये कब होगा? जब एक s होगा और 2 p होंगे। अब देखो कितने हो गए? 1 2 3, तो बनेंगे भी कितने? 3। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? 1s sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? 1s is mixed with 2p to form 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक s 2p, तो ये sp3 sp2 कहलाएगी। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब s का हिस्सा देखें तो s कितना है? 1। टोटल कितने बने? 3। तो 1/3। परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा बताएं? p कितने हैं? 2। टोटल 3, तो 2/3 मल्टीप्लाई कर 100, ये p की परसेंटेज आ जाएगी। तीसरी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 को हम टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कब बनेगा? 1s is mixed with 3p, तो टोटल कितने हो गए? 4, to form 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब एक s p कितने? 3, तो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अब इसमें s का हिस्सा निकालें तो s कितना है? 1। टोटल कितने? 4, तो s का हिस्सा कितना बना? 1/4। परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 25% आ जाएगा। p का हिस्सा निकालें तो p कितने? 3। टोटल कितने? 4, तो 75%। समझ में आ गई बात? अब हम इसकी मिसाल करते हैं। जैसे सवाल है कि भाई CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या फार्मूला है? 1/2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, मोनोवैलेंट में कितने? 4,
8/2 4, तो 4 पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? SO2 में हाइब्रिडाइजेशन निकालो सल्फर की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने? 6, मोनोवैलेंट है नहीं, कोई चार्ज है नहीं, तो 3 माना sp2। NO3 माइनस पे निकालो इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, देखो वो मैंने इसलिए पहले समझाया था। हाफ नाइट्रोजन के पास कितने? 5, मोनोवैलेंट है नहीं, कोई चार्ज है यस, प्लस है, वो माइनस है तो प्लस करेंगे, ये कितने हो गए? 6/2 3। H2O इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, हाफ कितने? 6, 2 8/2 4 माना sp3। बेरिलियम क्लोराइड में निकालो इलेक्ट्रॉन पेयर, हाफ बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, मोनोवैलेंट क्लोरीन कितने? 2 4/2 2 पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। ठीक है, तो ऐसे मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, उनकी आप निकालें। NH2 माइनस, NH3, H3O प्लस, NH4 प्लस, NO2, SO42 माइनस, PCl5। इन सारों की आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, नोट करें और कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड की जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का जवाब आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन मानी जाएगी sp, अगर 3 तो sp2, अगर 4 तो sp3। ठीक है, और फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं कि भाई डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, शेप डिफरेंट हो, साइज हो डिफरेंट हो, वो आपस में मिक्स होंगे तो वो एक नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी सेम, शेप सेम, साइज सेम, तो वो ऑर्बिटल्स कहलाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये प्रोसेस कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होता है? सबसे ज्यादा p कैरेक्टर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होता है? इक्वल कैरेक्टर s और p का कहां होता है, ये हम इस लेक्चर में दिखाएंगे। तो हमने अभी पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपने देखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने निकाली थी चीजें, क्या निकाली थी? हमने निकाली थी इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले थे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल रहा था, हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री का पता चल रहा था, शेप का पता चल रहा था। अब याद रखें ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम भी हो सकती हैं, ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग भी हो सकती हैं। ज्योमेट्री एंड शेप कैन बी सेम, ज्योमेट्री एंड शेप कैन बी डिफरेंट। हाँ, ज्योमेट्री अलग है, शेप अलग है, ज्योमेट्री और शेप सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। याद रखें ज्योमेट्री डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर, जबकि शेप डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर्स के ऊपर। समझ में आ रही बात? ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर। शेप किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड पे। तो अब यहां से आपके जहन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं क्या? नहीं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखिए, वो पेयर जो बॉन्ड बनाए उसे बॉन्ड पेयर बोलेंगे, वो पेयर जो बॉन्ड ना बनाए, याद है? याद रखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर भी आता है। तो इसका मतलब जब लॉन पेयर आ जाएगा तो अब ज्योमेट्री और शेप अलग हो जाएगी। लॉन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगी। तो इसी बात को एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बेस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट के बेस पर ज्योमेट्री शेप एक्सप्लेन की जा सकती है। तो मॉडल है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, जिसको एब्रिविएट किया जाता है वेस्पर, वेस्पर VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। तो सिग्विक एंड बॉल पॉइंटेड आउट दैट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उसके बाद दो और साइंसदान थे, लाइट के। तो फिर नाइल होल्म और गिलेस्पी नामी साइंसदान ने, ये इन्होंने 1957 में
जाके ये टर्म यूज की वेस्पर, ठीक है, और इन्होंने मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कंसीडर्ड एज एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्टिव सेट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोला जाता है? एक्टिव सेट, ठीक है। और ये जो एक्टिव सेट हैं ये दो किस्म के हैं, टू टाइप्स। एक है बॉन्ड पेयर, दूसरा है लॉन पेयर, ठीक है। याद रखें ये दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं। अब बॉन्ड पेयर ध्यान देना भाई, बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर की याद रखें एनर्जी कम होगी, लो एनर्जी, और इसकी लो साइज होगी, लो नहीं स्मॉल साइज होगी, ठीक है। जबकि जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर एक के कंट्रोल में होगा, बॉन्ड पेयर दो के कंट्रोल में होगा। इसकी क्या होगी? हाई एनर्जी होगी, ठीक है, हाई एनर्जी और लार्ज साइज होगा। तो अब अगर हाई एनर्जी लार्ज साइज होगा तो इनकी रिपल्शन भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा रिपल करेगा, जिसकी एनर्जी कम वो कम रिपल्शन करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगी, याद रखो, लॉन पेयर टू लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर, और एंड में आएगी बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इसी से शेप सारी डिसाइड होगी। और याद रखें पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसीडर्ड एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मैं शुरू करता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर दो, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हों? दो, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर क्या होगा? जीरो। लॉन पेयर जीरो, तो ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। शेप भी क्या है? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना है? 180। एग्जांपल में हम लिख देते हैं BeCl2 C2H2, ठीक है। अब ये मैं बना के भी दिखाऊंगा। अब एक ही बोर्ड पे बनाते हैं, मैं लिखूंगा फिर मिटाऊंगा। BeCl2। अब बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मोनोवैलेंट कितने? 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4/2, तो 2 आ जाएगा जवाब। तो बेरिलियम यूं बीच में होगा, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, ठीक है। अब अगर बेरिलियम के गिर्द देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? बेरिलियम के गिर्द हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180। और ये जो ज्योमेट्री कहलाएगी, ये ज्योमेट्री कहलाएगी लीनियर। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड लीनियर। समझ में आ गई बात? उसके बाद अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर क्या होगा? 0। तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी लॉन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120। याद रखिए, ये आता है, क्लियर करें। BF3 ले लें या हम ले लें C2H4 ले लें। अब एग्जांपल देखो, BF3 बोरॉन, बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। और मोनोवैलेंट फ्लोरीन वो भी कितने? 3। 3 और 3 6/2, तो 3 आ जाएगा। तो ये बोरॉन, ये 1, ये 2, ये 3, ये इधर फ्लोरीन का एक आ गया, ये एक और आ गया, ये एक और आ गया। अगर आप कंसीडर करो तो फ्लोरीन बीच, बोरॉन बीच में है, ठीक है। यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, और ये बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री। एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या कहलाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरा
4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, चारों बॉन्ड पेयर हो, लॉन पेयर 0, तो ये क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल। ये भी क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। एग्जांपल में CH4 या NH4 प्लस। ठीक है, अब इसकी मिसाल, इसको नोट कर लें, देख लें बच्चे। हाँ भाई, इसको नोट कर लें, तो इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, 1 2 3, यस। अब 4 वाले के लिए मीथेन बनाएं, CH4। अब CH4, अब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन पेयर वाला भी मैं बता रहा हूं। कार्बन के लास्ट शेल में कितने? 4, मोनोवैलेंट में कितने? 4, 4 और 4 8 बॉन्ड में 4 आ जाएगा, ये कार्बन। और हाइड्रोजन का 1 1। अब कार्बन के एक देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? टोटल 4, और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, कोई नॉन पेयर नहीं है। तो ये यूं हो जाएगा, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो दिस इज 109.5 डिग्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, शेप की। अब कहानी और आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, लॉन पेयर निकालो, आपको पता चल जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर तो 1 लॉन पेयर। अब ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री 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 4 हैं, तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर पर, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप अब चेंज हो जाएगी, पैरामीटर। अब लॉन पेयर आ गया, तो लॉन पेयर आपको पता है कि लॉन पेयर का साइज बड़ा है, तो वो रिपल्शन ज्यादा करेगा, बॉन्ड एंगल घटा देगा। एग्जांपल में हम ये लिखते हैं NH3 या H3O प्लस। अब ठीक है, ध्यान दो। अब ये आपको टेबल अपने माइंड में नक्श करनी पड़ेगी। कैसे नक्श करनी पड़ेगी भाई? लिखी हुई है, इसका जब पूरा हो जाए स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इसको बार बार देखते रहो ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें, इसको मैं मिटाऊं। 1 2 3 गो। अब ये मैं इसलिए सारा नहीं मिटा रहा क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो एंड में सही लगेगा। अब NH3 नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, मोनोवैलेंट कितने? 3, 5 और 3 हो गए 8। ठीक है, तो अब 1 2 3 4। अब आप देखो भाई, नाइट्रोजन के गिफ्ट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? सर 4। क्या चारों बॉन्ड पेयर है? नहीं, ये 3 बॉन्ड पेयर है, ये 1 लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर होगा तो वो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा, बड़ा साइन है, रिपेल करेगा। ये लॉन पेयर आ गया। अब बॉन्ड एंगल हमारा घट जाएगा, दबाएगा, यूं प्रेस करेगा, दबाएगा नीचे। तो याद रखें, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पे मैं एक सवाल पूछूं कि भाई इसमें कितनी तरह की रिपल्शन है, या दूसरा सवाल, इसमें कितने किस्म के बॉन्ड एंगल हैं? तो जितने रिपल्शन उतने बॉन्ड एंगल। ये कौन है? लॉन पेयर। ये कौन है? बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्शन क्या है? लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ का एंगल कुछ और हो। ये क्या है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इसका एंगल कुछ और। ये क्या है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इसका एंगल कुछ सेम होगा। जो ये होगा ये वो। ये क्या है? बॉन्ड पेयर टू लॉन पेयर। इसका मतलब ये दोनों एंगल एक जैसे होंगे, ये दोनों एंगल एक जैसे होंगे। ये वाला एंगल बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? 109 से बड़ा होगा। या ये वाला एंगल कितना होगा? 109 से छोटा होगा। कितना होगा? यही होता है 107। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये है, जब लॉन पेयर आ जाता है तो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बिगड़ जाती है स्ट्रक्चर। 4 है, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 4 में से 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो ज्योमेट्री वही होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी, बेंड या एंगुलर या इन्वर्टेड वी बोलते हैं। अब बॉन्ड एंगल और कम हो गया 104.5 डिग्री। एग्जांपल में दुनिया का मशहूर एग्जांपल H2S भी लिख दें। अब इसको नोट करो, मैं मिटाऊं, ठीक हो गया।
H2O। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट कितने हैं? 2। 6 और 2 कितने हो गया? 8। 8/2 4 आ जाएगा। लॉन पेयर निकालो, 4 - 2 2। आगे भी ये हमारे आ गया हाइड्रोजन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये यूं, ये हो गया बोलता पोपट, और ये। अब अगर कोई बोले कि भाई इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, कितने रिपल्शन होंगी, तो ये कौन सी रिपल्शन है? लॉन पेयर टू लॉन पेयर, ये लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो कितनी होगी टोटल? 3। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा? ये। सबसे छोटा कौन होगा? ये। तो यही वाला बॉन्ड एंगल हमारा कितना हो जाता है? 109.5 डिग्री। 104.5 डिग्री। क्लियर है? अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 5 बॉन्ड पेयर हो, तो लॉन पेयर कितने हो गए? 0। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ठीक है। शेप भी सेम होगी क्योंकि लॉन पेयर नहीं। बॉन्ड एंगल कितना है? अब इसमें 2 हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। 120 का होगा, 90 का होगा। एग्जांपल में PCl5। अभी मैं बता रहा हूं, ये ऐसे हैं नहीं सिलेबस में हमारे, लेकिन टेबल बन गई तो बता रहा हूं। अब इसमें भी वैरायटी आ जाती है, लॉन पेयर पढ़ाएं क्या पढ़ाएं, तो दूसरी शेप्स हो जाती है, लेकिन जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। 6 हैं, 6 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर 0, तो ये ऑक्टाहेड्रल, और ये सेम यहाँ सारे एंगल 90 है। एग्जांपल SF6। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लें आप। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि भाई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ये मॉडल पॉल ने दिया था, फिर इसको नेथम और गिब्स ने मॉडिफाई किया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई मॉलिक्यूल या आयन की जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो डिस्क्राइब की जाती है इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्टिव सेट माना जाता है। वो 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो बॉन्ड में हिस्सा ले, बॉन्ड पेयर, दूसरा वो जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले, नॉन बॉन्ड पेयर। अब ये आपस में रिपेल करते हैं, इतना रिपेल करते हैं कि ये मैक्सिमम सेपरेशन तक चले जाएं, मिनिमम रिपल्शन अडॉप्ट। तो याद रखें, लॉन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो रिपेल ज्यादा करेगा। लॉन पेयर की एनर्जी ज्यादा है तो साइज ज्यादा है, बॉन्ड पेयर की एनर्जी कम, साइज कम, तो वो कम जगह लेगा। अगर किसी स्ट्रक्चर में लॉन पेयर आ जाता है तो वो नॉर्मल से बॉन्ड एंगल घटा देता है 2 से 3 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ये पूरी टेबल देखनी है, पूरी टेबल ध्यान में रखनी है, और आपको ज्योमेट्री शेप देखनी है। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम टॉपिक देखते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या है? लफ्ज़ से ही डायरेक्ट वही जिसका बॉन्ड से कोई लेना देना है। तो अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन बनाएं तो सिंपल डेफिनेशन ये बनेगी, एनर्जी एसोसिएटेड विद बॉन्ड। बॉन्ड के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वही एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड का लफ्ज़ केमिस्ट्री में 2 तरीकों से यूज होता है। कौन से वो तरीके? या बॉन्ड बन रहा हो या बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक होते वक्त एनर्जी ऐड करनी पड़ती है। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड बन रहा हो तो उस दौरान जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी को मेजर किया जाता है किलो जूल पर मोल। मान लो H + H ये मिलके बनाते हैं H, या जिसे H2 बोले, तो यहाँ जो एनर्जी बॉन्ड बन रहा है तो रिलीज होगी कितनी है? 436 किलो जूल पर मोल माइनस में। और यही H बॉन्ड H अगर आप तोड़ना चाहें और तो यही एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी, कितनी है? डेल्टा H 436 किलो जूल पर। ठीक है,
समझ में आ रही बात? सेम एनर्जी है, फर्क सिर्फ ये कि जब बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज होगी, जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा तो एनर्जी नहीं पड़ेगी। अब बॉन्ड एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है पोलैरिटी। याद रखो, अगर कोई बॉन्ड पोलर है तो इसका मतलब उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं पड़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पोलैरिटी। जो मॉलिक्यूल जितना पोलर उसका बॉन्ड तोड़ना उतना आसान। मिसाल के तौर पर ये बड़ा कॉमन है कि भाई HF और HCl में से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन ज्यादा पोलर है। तो याद रखें HF ज्यादा पोलर है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। दूसरा फैक्टर है इसका बॉन्ड लेंथ। अब अगर देखें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो एटम्स दूर हैं, एटम्स दूर हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, कम। अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड एनर्जी भी कम। तो इसका मतलब इसके साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, जैसे आमतौर पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ आपको याद होनी चाहिए, बाकी हो ना हो ये याद होनी चाहिए। इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, इसकी कम है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तीसरा फैक्टर है मल्टीपल बॉन्डिंग, या जिसको सादा लफ्जों में हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सिंपली दिस इज टर्म्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ इसका कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, जितने कम बॉन्ड उतनी बॉन्ड एनर्जी कम। मान लो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसकी किससे ज्यादा होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सादा लफ्जों में अगर हम बोलें तो बॉन्ड एनर्जी इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब यहीं से एक सवाल एंट्री टेस्ट में आया है 2 साल पहले शायद, तकरीबन सारों के एंट्री टेस्ट में याद था कि विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब ई ऑप्शन में मिसाल के तौर पर दोनों, तो याद रखें आपको लग रहा होगा ये यही, तो इसकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड सेम है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, डिस्टेंस देखो, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की कितनी है 2.5, नाइट्रोजन की कितनी 3, तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब टॉपिक है डायपोल मोमेंट, और ये इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक है। मैंने जो बोला था वो मैंने कर दिया। ठीक है, पूरा मैं करने की कोशिश करूंगा, स्लो हो जाता है, कभी रिकॉर्डिंग होती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, आपको मैंने फर्स्ट ईयर सारा करवा दिया। ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद फर्स्ट ईयर एमडी कैट का सिलेबस आपका पूरा हो गया। सेकंड ईयर की भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरे भरोसे बैठे ना रहें, चीजों को पढ़ते रहें, आपके पास जो होगा मेरी तरफ से जो बन पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, डायपोल मोमेंट, मोमेंट ऑफ डायपोल, डायपोल की मूवमेंट को क्या बोलेंगे, डायपोल। अब डायपोल क्या है, डायपोल याद रखें पोलर मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल इज अ डायपोल। पोलर मॉलिक्यूल क्या है, डायपोल है। ठीक, अब अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल हो हमारे पास, मान लो HCl, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, क्या ये घूमेगा फिरेगा नहीं। लेकिन अगर इसके साथ फील्ड रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब ये यूं पड़ा हुआ है तो ये यहां से घूम के यूं हो जाएगा। तो ये यहां से यूं होना, ये क्या है, ये इसकी ओरिएंटेशन में चेंज है। तो एक्सटेंट टू विच अ मॉलिक्यूल changes
इट्स ओरिएंटेशन, ये एक दो दफा डेफिनेशन आ चुकी है, चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल की वो एक्सटेंट जिसके बेस पर वो अपनी फील्ड में अपनी ओरिएंटेशन चेंज करे, उसको क्या बोला जाएगा? डायपोल मोमेंट। अब अगर डायपोल मोमेंट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो आप इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q लें हम और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको D लें। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance between the charges, product of magnitude of charge and distance between the charges, so mu is equal to Q into D। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट का अगर ऐसा यूनिट देखें तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज का कूलम है, डिस्टेंस का मीटर है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। लेकिन इसको मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन डीबाई। ठीक है, साइंसदान का नाम था पीटर डच डीबाई। अब एक डीबाई में कितने कूलम मीटर होते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। बहुत दफा ये सवाल एमपी टेस्ट में आ चुका है। अब डायपोल मोमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, याद रखें अगर कोई होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट of homodiatomic molecule is 0। homodiatomic molecule का डायपोल मोमेंट क्या है? 0। डायपोल मोमेंट ऑफ homodiatomic molecule is 0। ठीक है, homodiatomic means H2 Cl2 Br2 O2, इनका डायपोल मोमेंट क्या माना जाएगा? 0, mu 0। दूसरा, डायपोल मोमेंट ऑफ heterodiatomic molecules, heterodiatomic molecule is non-zero। heterodiatomic molecule का डायपोल मोमेंट क्या होगा? non-zero। जैसे HCl HF, इनका डायपोल मोमेंट होगा। और डायपोल मोमेंट को कैसे जाहिर किया जाता है? यूं एरो लगा के पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ। जैसे मैं HF का या HCl का डायपोल मोमेंट बनाऊं तो वो यूं बनेगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। भाई दो को दो फैसला हो गया, अगर दो एक जैसे हैं तो डायपोल मोमेंट 0, दो अगर डिफरेंट है तो नॉन 0। डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन पोलैरिटी बट ऑल्सो ऑन शेप। उनकी डायपोल मोमेंट ना सिर्फ पोलैरिटी पे डिपेंड करेगी बल्कि शेप पे या ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। अब यहीं से दो किस्म के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक बनते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? तरतीब वाले, सेम तरीके के, या यूं समझ लें जिसमें रेगुलर शेप थी, लीनियर सारे, ट्रायगोनल प्लेनर सारे, टेट्राहेड्रल सारे, उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। मान लो CO2 में ले रहा हूं, ये CO2 C डबल बॉन्ड। अब यहां की इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहां से इधर
यहां से इधर, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या बनेगा? 0। अब ऐसे BeCl2 आ जाए, BF3 आ जाए, CH4 आ जाए, बेंजीन आ जाए, इन सारों का डायपोल मोमेंट क्या माना जाएगा? दूसरा, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिसकी कोई तरतीब वाली शेप ना हो, उसमें डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। यूं समझ लें जिसमें लॉन्ग पेयर आ जाए, टेट्राहेड्रल तक, नॉन जीरो। ठीक है, वैसे डिटेल में मॉलिक्यूल में जाना पड़ेगा, लेकिन ये फिलहाल मैं उस मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा हूं जो हमारे सिलेबस में सवाल आते हैं। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, इनका डायपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो। जैसे H2O, ये ऑक्सीजन, ये H। अब हमें पता है ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट यहां से यूं जाएगा, यहां से यूं जाएगा। अब देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है ना, ये ऐड हो रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो याद रखिए, डायपोल मोमेंट इज मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर किसी का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो वो पोलर है, किसी का डायपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर है। ठीक है जी। तो अब इसके साथ देखें, फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस आपका MD गेट का अल्लाह के फजल से पूरा हो गया। मैंने सारे चैप्टर अपलोड कर दिए वन शॉट के हिसाब से। आप इसको देखें, बार बार देखें, जिसको आता है वो इसको स्पीड इसकी बढ़ा के देखें, 1.5 पे देखें, 1.25 पे देखें, 1.75 पे देखें। ठीक है, तो इससे आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और दूसरों को भी पहुंचाए, किसी को नहीं मिल रहे होते, किसी को पता नहीं होता। मैं इतना मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे, तो आप फॉरवर्ड करें जिनको देखना है, जिनको पढ़ना है। ठीक है, देखें, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपकी सिलेक्शन में मेरा कोई रोल हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।